नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है जल। इसमें हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सैलिनिटी, एब एंड टाइड और कुछ मैप वर्क है उसको हम करेंगे। मैप वर्क के अंतर्गत मैं आपको कुछ झीलें, सागर, महासागर, कुछ नदियों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा, जो कक्षा 7 के हिसाब से पर्याप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जल के वितरण के बारे में एक बात सबको पता है कि पृथ्वी में 30% के आसपास भूखंड, जबकि 70% के आसपास जल पाया जाता है। और उस 70% जो जल है उसका भी 97.3% यानी लगभग 97.5% के आसपास जो जल है वो महासागरों तथा सागरों में पाया जाता है। इस वजह से वो जल कैसा होता है, लवणीय होता है, खारा होता है, हमारे दैनिक उपयोग के लिए नहीं होता है। बाकी जो बचने वाला जल है उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2.5% के आसपास ही बचता है जल। इसका एक बड़ा हिस्सा आपके हिम छत्रक यानी हिमानियों में पाया जाता है। ये देखिए, पृथ्वी में जितना भी जल है उसका 97.5% जल आपका खारा है, ये महासागरों सागरों में पाया जाएगा। इसका सिर्फ इतना प्रतिशत कैसा है, फ्रेश वाटर है, यानी पीने योग्य है। और इस पीने योग्य जल का भी अधिकांश जो जल है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो बर्फ छत्रक यानी हिमानियों में पाया जाता है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में पाया जाता है। और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा है जो ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.68% भूमिगत जल में पाया जाएगा और 2% आपका हिमानी के रूप में पाया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला मीठे जल का अधिकतम जो भाग है वो कहाँ पर संचित होता है। तो जनरली हम ये दिमाग लगाते हैं कि वो भूमिगत जल के रूप में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश मीठा जल आपका हिमानियों यानी बर्फ छत्रकों के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो भी बचता है उसका बहुत ही कम हिस्सा आपके वाटर लेक, वाटर इन सॉयल, वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर, वाटर इन लिविंग ऑर्गन्स, वाटर इन रिवर्स में पाया जाता है। सीधी सी बात कहें कि जो मीठा जल है उसका एक बड़ा हिस्सा हिमानी में पाया जाएगा, उससे फिर कम पाया जाएगा भूमिगत जल। और इसके बाद जो भी बचता है जल वो झीलों में, मिट्टी में, वायुमंडल में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ये विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में जल की जो मात्रा है जो वायु में उपस्थित होती है जलवाष्प के रूप में, उसका प्रतिशत इतना होता है 0.0019%। बाकी पानी आपका समुद्र में नमकीन पानी के रूप में है, कुछ पानी आपका झीलों में मीठे पानी के रूप में है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से। इसके बाद एक जो अगला टॉपिक है, वायुमंडल का में कितना % जल पाया जाता है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करना है। एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, 22 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे जल की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें और लोग इसके संरक्षण को लेकर के कार्य कर सकें। अगला एक फैक्ट है, महासागरों में जितना भी जल पाया जाता है वो लवणीय होता है और उसमें तमाम सारे लवण घुले हुए होते हैं। इन लवणों में सर्वाधिक जो मात्रा में घुला हुआ लवण है वो सोडियम क्लोराइड कहलाता है, जिसे हम खाने वाले नमक के नाम से जानते हैं। तो ये इस नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है लवणों के रूप में। अगली बात करते हैं लवणता यानी सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी का मतलब ये है कि पानी में कितना ज्यादा नमक घुला हुआ है, इसकी बात करना है। 1000 ग्राम जल में उपस्थित जल में नमक की मात्रा लवणता कहलाती है। लवणता को हम कैसे करते हैं, 1000 ग्राम लीटर जल ले लिया जाता है, उसको वाष्पित किया जाता है यानी उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसमें जो नमक की मात्रा बचती है, वाष्पित होने के पश्चात उस नमक को तौल लिया जाता है और उसको ही हम लवणता या सैलिनिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए, अगर एवरेज निकाला जाए पूरी पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी सागर महासागर हैं उसमें लवणता निकाली जाए, एवरेज उसका निकाला जाए तो कितना होता है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। यानी पूरे विश्व में पाए जाने वाला जो खारा पानी है उसमें सैलिनिटी का एवरेज होता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी समुद्र हैं उनका 1000 ग्राम जल निकाला जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा और गर्म करने के पश्चात उसमें जो नमक निकलेगा वो कितना निकलेगा, 35 ग्राम निकलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम जल निकाला जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के पश्चात उसमें जो नमक मिलेगा वो 35 ग्राम मिलेगा। इसको ही कहा जाएगा कि 35 भाग प्रति 1000 ग्राम महासागरों की औसत लवणता होती है। इस टेबल से आप देख सकते हैं, ये 35 प्रति 1000 ग्राम है,
सी सरफेस सैलिनिटी है। इस बात को आपको देखना है कि तीनों महासागर मुख्य रूप से आपका प्रशांत है, अटलांटिक है और हिंद है। इन तीनों महासागर को आप गौर से देखेंगे तो ज्यादा मात्रा में जो लवणता है, जो पानी ज्यादा खारा है जिस महासागर का, तो आप देखेंगे वो अटलांटिक महासागर। तो एक प्रश्न यहाँ से बना कि सर्वाधिक खारा जो महासागर, सिर्फ महासागर की बात हो रही है, तो वो कौन सा है, तो आपका अटलांटिक ओशियन है। बाकी में आप देखेंगे हरे रंग से ये दिखाई दे रहा है, ज्यादा पीला नहीं। देखिए हरे रंग से है तो 35 के आसपास, 37 के आसपास ये कैसा हो गया है, पीला हो गया है। तो यहाँ की सैलिनिटी काफी ज्यादा है। फिर से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा खारा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना अटलांटिक महासागर। लेकिन अगर झील की बात करें कि दुनिया में सबसे खारी जो झील है वो कहाँ पर है, तुर्की। ये तुर्की है यहाँ पर, और इस तुर्की में स्थित जो झील है जिसका नाम है वान झील, ये दुनिया की सबसे खारी झील है। यानी टेस्ट करने पर अगर हम टेस्ट करें तो उसमें नमक की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है ज्वार-भाटा या बेंटाइड। ज्वार-भाटा क्या होता है, इसको हम चित्र से समझते हैं। जब समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाता है, इसको ज्वार कहा जाता है। और जब समुद्र का जल स्तर एक निश्चित समयावधि में उतर जाता है, यानी समुद्र का जल स्तर खिसक जाता है, समुद्री जो जल बाहर आया वो खिसक करके फिर से वापस चल जाता है, इस घटना को हम भाटा के नाम से जानते हैं। ये होता कैसे है, तो 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। 2 बार ऐसा घटना होता है दिन में। तो चलिए कैसे ऐसे होता है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी को खींचते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु ज्वार होता है नीप टाइड्स और एक दीर्घ ज्वार होता है स्प्रिंग टाइड। लघु ज्वार की कंडीशन क्या होती है, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होते हैं, ये आपका लघु ज्वार है। यानी सन इधर है, अर्थ इधर है, मून या तो यहाँ पर होगा या तो मून यहाँ पर होगा। तो अर्थ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है और इधर सूर्य अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण से यानी सूर्य दूसरी दिशा में खींच रहा है और चंद्रमा दूसरी दिशा में खींच रहा है। इस कारण से इनका जो बल है वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और इस कारण जो ज्वार है वो ज्यादा ऊंचाई तक उठ नहीं पाता। इस घटना को क्या कहा जाता है, लघु ज्वार कहा जाता है। यानी लघु ज्वार में हमेशा सूर्य और चंद्रमा कैसे होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। ये देखिए समुद्री जो जल स्तर इसमें उठा हुआ दिखाया गया है उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाई। वही दीर्घ ज्वार कब आता है, जब एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, जब एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं तब ऐसी दशा में क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। इस दशा में क्या होता है कि इनकी आकर्षण शक्ति ज्यादा हो जाती है। यानी इधर मून है इधर सन है, तब दोनों लोग इधर क्यों खींच रहे हैं, तो देखिए ये जल स्तर ज्यादा बढ़ गया है। और अगर सन इधर हो जाएगा, मून इधर हो जाएगा, तो मून इधर से खींचेगा तो इधर ज्यादा हो गया, और सन इधर से खींचेगा तो इधर जल स्तर ज्यादा उठ गया। यानी शक्तियां डिवाइड नहीं हो पाती हैं, बट नहीं पाती हैं, और एक एक लोग खींचते हैं। इस तरह से इनकी जो समुद्र तल की ऊंचाई ज्यादा उठ जाती है, इसको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। तो सिंपल से एकदम बात है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा पर होते हैं इस दशा में दीर्घ ज्वार आता है, और जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं इस दशा में लघु ज्वार आता है। ज्वार भाटा से हमको लाभ क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पहला लाभ है उसको हम पीछे चल करके समझते हैं। नौ संचलन में लाभ होता है ज्वार भाटा के आने से। कैसे, जैसे नाव हम लेकर के जहाज को लेकर के आए हैं, तो अभी ज्वार की कंडीशन नहीं है तो वो जहाज हमारा यहीं पर रुक जाएगा, इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं ज्वार के आने का, और जैसे ही ज्वार आता है तो हमारा जहाज जो है इसी ज्वार के जल के साथ साथ उसका जल स्तर ऊपर उठ जाता है और वो हमारा जहाज किनारे तक आ जाता है। तो ये बेनिफिट होता है नौ संचलन का। इससे दूसरा बेनिफिट क्या होता है ज्वार भाटा से, कि जो समुद्र के गहराई में पाई जाने वाली यानी बीच समुद्र में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं वो ज्वार आने के कारण समुद्र के किनारों पर आ जाती हैं, जिससे हम उनको पकड़ करके उनका इस्तेमाल भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो मत्स्य के कार्य में भी ज्वार भाटा का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार भाटा का तीसरा लाभ है विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में किस तरह से हम बिजली बनाएंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर एक यंत्र लगाया गया है, इस यंत्र के माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पर हमने एक विशेष प्रकार के दरवाजे लगाए हैं, गेट लगाए हैं। इन गेट के माध्यम से जब ज्वार आता है तो ज्वार के जल को, इन गेट को उठा करके ज्वार के जल को अंदर ले लिया जाता है और फिर बाद में इस गेट को बंद कर दिया जाता है। और इस तरह से जब भाटा आएगा यानी जल स्तर जब वापस जाएगा, इस टरबाइन के साथ साथ
ये जल प्रवाहित होगा और टरबाइन घूमेगा, इस तरह से बिजली उत्पादित होगी। इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं। ये देखिए नीचे टरबाइन लगाए गए हैं, यहाँ पर गेट लगाए गए हैं। जब ज्वार आएगा तो ये पानी उधर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और वापस गेट बंद करने के पश्चात जब भाट आएगा उधर से पानी का जल स्तर जब वापस आएगा तो ये इन टरबाइन के माध्यम से होकर के गुजरेगा। ये टरबाइन है, इनके माध्यम से जल बाहर आएगा। जब इनके माध्यम से जल बाहर आएगा तो टरबाइन घूमेंगे और इस तरह से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इन 3 कामों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मानचित्रकार को लेकर के चलते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें एकदम से हम समझते हैं जो आपकी कक्षा 7 के सिलेबस की है। पहले टॉपिक पर हम कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, बेसिक सी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पास कुछ झीलें हैं, जैसे विनिपेग है, कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर झील है, कनाडा में स्थित है। इसके बाद एक ग्रेट साल्ट लेक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे खारी झील है। इसके बाद यहाँ पर 5 मीठे जल के स्रोतों का झुंड है, इन्हें 5 ग्रेट लेक्स के नाम जाना जाता है। 5 महान झीलें। इन 5 महान झीलों में एक महत्वपूर्ण झील है सुपीरियर। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको तैयार रखिएगा। इसके अतिरिक्त इन झीलों के आप नाम भी तैयार कर सकते हैं, इरी, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। दक्षिण अमेरिका में आते हैं, यहाँ पर एक टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी इससे ऊंचे कोई दुनिया में झील नहीं है जिस पर हम नाव चला सकते हैं। अफ्रीका में एक 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है विक्टोरिया झील। यहाँ पर ये विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बाद एक अगली झील है तांगानिका। तांगानिका दुनिया की सबसे लंबी झील है, ये लंबाई इसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, ये 2 झीलें आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद आगे चलते हैं एशिया में। तो एशिया में बैकाल झील है, दुनिया की सबसे गहरी झील है, रूस में स्थित है बैकाल झील। इसके बाद आ जाते हैं कैस्पियन सागर। जितनी भी आपको झीलें दिखाई दे रही हैं नीले रंग से, उनमें सबसे बड़ी झील आपको दिखाई दे रही होगी कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। चूंकि इसका पानी खारा है, इसलिए अगर प्रश्न पूछता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी आपको कैस्पियन सागर बताना है। याद रखें, इसमें सी जरूर लिखा हुआ, सागर जरूर लिखा हुआ, लेकिन ये भूगोल की दृष्टि से एक झील है। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि तुर्की में वान झील स्थित है, वो दुनिया की सबसे खारी झील है, उसको तैयार रखिएगा। अरल सागर एक झील है यहाँ पर, और अरल सागर की विशेषता यह है कि ये हाल ही में लगातार इसका पानी क्या हो रहा है, सूख रहा है, इस वजह से काफी चर्चा में रहती है। इस तरह से महत्वपूर्ण झीलें आपकी हो गई हैं, इनको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको विश्व की झीलें, खाड़ियां, सागर, महासागर, इनके बारे में बेसिक सी जानकारी दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 5 महासागरों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र आधा और इधर का ये पूरा क्षेत्र आधा, दोनों जब मिल जाएगा, जुड़ जाएगा पीछे जाकर के, तो ये प्रशांत महासागर कहलाएगा। पैसिफिक ओशियन ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद बीच में आते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, यस की तरह का बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इसके ऊपर जाएंगे आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, और नीचे आएंगे साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, ये आपका यहाँ पर स्थित है। तो ये 5 महासागर हो गए। अब चलते हैं विश्व के प्रमुख सागरों और खाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट सागर के बाद यहाँ पर आपका लैब्राडोर सागर है। सिर्फ लोकेशन तैयार रखिए थोड़ा सा। हडसन की खाड़ी यहाँ पर है। सारगैसो सागर है आपका अटलांटिक ओशियन के अंदर ही। मैक्सिको की खाड़ी है। कैरेबियन सागर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों महाद्वीपों के बीच में, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मध्य। इसके बाद अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका के उत्तर और यूरोप के दक्षिण, यानी अफ्रीका और यूरोप के मध्य में मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर स्थित है। अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पर लाल सागर स्थित है, रेड सी। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं यूरोप में बिस्के की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, यहाँ पर बेरेंट्स सागर, कारा सागर। अंदर आ जाते हैं काला सागर, कैस्पियन सी के बारे में पहले ही बताया, अरल सागर के बारे में पहले ही बताया। यहाँ पर डेड सी, इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में डेड सी एक क्षेत्र स्थित है, मृत सागर जिसे कहा जाता है, वास्तव में एक झील है। आ जाते हैं एशिया में प्रारंभ करते हैं अपने पड़ोस से। अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है, पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। अब चीन के कुछ किनारे सागर है, उनको तैयार कर लीजिएगा। बेरिंग सागर यहाँ पर है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पर येलो सी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीला सागर, साउथ चाइना सी,
ये ईस्ट चाइना सी हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया। यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह की वजह से फिलीपींस सी सागर है। ऑस्ट्रेलिया के सागर आपके लिए अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से बेसिक सी चीजें आपको क्लियर रखना है। सारी संरचनाओं को बार बार मानचित्र में देखना है और उनको तैयार रखना है। आगे चलते हैं, नदियों के बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में आते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी है, दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। उसकी सहायक नदी मिसौरी है। रियो ग्रांडे एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो यूएसए और इधर मैक्सिको के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। दक्षिण अमेरिका की और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है अमेजन। अमेजन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अमेजन भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बहती है और अमेजन वर्षा वनों को या अमेजन नदी के आसपास के जो वर्षा वन है उनको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और सेल्वास पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफ्रीका में आ जाते हैं। 3 नदियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। नील नदी जिसे कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये बिगेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। कांगो नदी है एक, कांगो देश भी है यहीं पर, और ये कांगो नदी की विशेषता ये है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देख रहे हैं, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे की ओर आ रही है। नाइजर एक नदी है जिसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में आते हैं। राइन एक नदी है। यहाँ पर जर्मनी में राइन नदी बहती है और राइन नदी अपने दुनिया भर में सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाने के लिए जानी जाती है। डेन्यूब एक यूरोप की ही काफी महत्वपूर्ण नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, यहाँ पर गिर रही है काला सागर के पास। इसके बाद एशिया की ये ऊपरी नदियां जो हैं आपके लिए खास महत्वपूर्ण नहीं है। अमूर नदी को थोड़ा दिमाग में रखिए, ये चाइना और रूस के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है, सीमा रेखा निर्धारित करती है। चीन की तीनों नदियां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें 2 नदियों का ही जिक्र किया गया है, ह्वांगहू यांगटी, और एक नदी यहीं पर है सीकियांग। इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मेकांग। ये देखिए मेकांग काफी लंबी नदी है, काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में। दक्षिण पश्चिम एशिया में 2 नदियां हैं, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिन्हें आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। और इसी दजला फरात के संगम पर या इसी के मध्य में एक सभ्यता पली बढ़ी जिसको मेसोपोटामिक सभ्यता कहा जाता है। तो इन नदियों को थोड़ा सा माइंड मैप बनाइए और इनको दिमाग में रखिए। हमारा अगला टॉपिक होगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट की दृष्टि से, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। इनमें से हम वनस्पतियों के प्रकार, उनके प्रभावित करने वाले कारक, वन, घास स्थल, कटीली झाड़ियां, टुंड्रा वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। टेट और सुपर टेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।